नमस्कार आप सभी को। जो मिस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश सिंह और इस चैनल पे जो मिस एकेडमी पे आज से एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कॉस्मस पब्लिकेशन का है और संस्करण देख लीजिए आप 2025 का है। आप बोलिएगा ये बुक क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बिहार एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि बिहार एसएससी ने कंप्लीट करवाया है। उसमें इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। मैंने वो एग्ज़ाम खुद दिया है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इतना समझ लीजिए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है पूरा क्लीन क्वेश्चन दिया गया है, और कहीं से आप पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, उसमें से कुछ मिलेगा। इसमें समझिए मैक्सिमम इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसमें कचरा नहीं, जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बुक को शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पे। इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। ये आपको कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक को कवर किया गया है। कॉस्मस पब्लिकेशन का होगा, आप लोग जानते ही होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना ही देख लीजिए, ये पूरा हर चीज़ लेटेस्ट इसमें दिया गया है। बजट 2025-26 भी दिया गया है इसमें, देखिए इसको कंप्लीट किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज स्टार्ट होगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपको कोलकाता में 1774 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये आपको चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, भारत का जो प्रशासन चलेगा भारत पे, उसमें भारतीयों का भी हिस्सा हो, भारतीय भी भाग ले, तो हमारा प्रशासन कैसे चलेगा, इंडिया का प्रशासन कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चलेगा, उसमें भाग लेने के लिए तो वैसे तो सीमित ही अधिकार दिया गया था, बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिया था, मगर कुछ सीमित अधिकार दिया गया था। तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। और इधर देख लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 से पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया दिया गया। जबकि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया? देखिए, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल बना दिया गया? जैसे अब जी देखिए लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही उस टाइम में भी केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय मतलब बाइकैमरल बना दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जैसे अभी
भारत के संसद में लोकसभा और राज्यसभा हुआ ना, वैसे ही उस टाइम में उससे इससे पहले 1919 से पहले सिंगल होता था, सिंगल विधानमंडल होता था, उसको द्विसदनीय बना दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से। भारत के राष्ट्रपति अभी भी जब अपना पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है, तो राष्ट्रपति अपने पावर से ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये जारी किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये जो है किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था उससे ये प्रेरित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का जो संविधान बना तो उसका विकास मतलब कैसे, दर पद कैसे बना, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? तो जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये रेगुलेटिंग एक्ट, सब जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था इंडिया पे, उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट भेजा। उसके बाद जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट पूरे भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही मतलब भारत में शासन करती थी, और बस उसको कुछ रेगुलेट करने के लिए, उस कंपनी में कुछ रेगुलेट करने के लिए एक्ट भेजा जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बट जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने अंतर भारतीय के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, उस टाइम में जो रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आया था वो दिया गया है। कब आया था? कौन सा आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जो कि हम लोग पढ़े। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डायरेक्ट ये पूछता है एग्जाम में। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1853। इसमें एक चीज़ देखिएगा, 20 साल का गैप है। जैसे यहाँ से देखिए 1793 में 20 साल जोड़ दीजिए, 1813 में 20 साल जोड़ दीजिए, 1833 में 20 साल जोड़ दीजिए तो 1853। जैसे यहाँ पे देख लिया 1773 में 20 साल जोड़िएगा तो 1793 यहाँ पे हो जाता है। इससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इससे पहले भी एक आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको बोला जाता है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। उसको जुडिकेचर एक्ट भी बोला जाता है, वो 1781 में आया था। और जबकि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन आया था? भारत शासन अधिनियम 1858। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद कौन आया था? भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद लास्ट में आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके अंतर्गत आज़ादी हमको मिली थी। नेक्स्ट देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी?
प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी इंडिया में, भारत पे, तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन का, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। मतलब भारत शासन अधिनियम जो आया था उसमें संघीय शासन का जिक्र किया गया था, संघीय शासन के अनुसार उसमें व्यवस्था किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पे देखिए क्या गया, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का जो 1927 में गठन किया गया था वो किस लिए किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये आपको भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जैसे भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, ये आपको अनुसूची 7 में भी जिक्र किया गया है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची तीनों में सभी भारत का केंद्र का और राज्य का शक्ति का बंटवारा किया गया। तो ये किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना, जो कैबिनेट मिशन आया था जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसमें बताया गया था जो प्रांतों से जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा, जितने भी उस टाइम में प्रांत थे उसमें से जो निर्वाचन किया जाएगा संविधान सभा के लिए मेंबर, तो वो किस अनुपात में किया जाएगा? तो 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य, प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य का चुनाव करना था। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था ये अधिनियम। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम सरकार 1946, मतलब जब चुनाव होने से पहले का जो सरकार बनाया गया था, अंतरिम सरकार बनाया गया था, क्योंकि जिस समय में चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले तो
उससे पहले ही हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में ही, और चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था। तो उससे पहले तो कोई तो गवर्नमेंट तो चलाए, कोई तो गवर्नमेंट हो जो कि इंडियन को गवर्न करेगा, इंडिया को गवर्न करेगा, चलाएगा। तो उसको चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब? 1946 में किया गया था। तो उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट किन के पास था वो देख लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला इसके पास था। समझिए, फॉरेन डिपार्टमेंट और राष्ट्रमंडल संबंध जवाहरलाल नेहरू के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह और सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय था। गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्रालय था इनके पास। सरदार बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। जबकि लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जितना ही है पूरा क्रीम है, एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जबकि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया गया था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको बाद में प्रस्तावना कहा गया, वो प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को। और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तुत तो किए 13 दिसंबर 1946 को, जबकि उसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन, मतलब कितने सेशन हुए? तो कुल 11 सेशन हुआ था। जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान सभा का बैठक होता था। कुल कितने बैठक हुआ था? तो टोटल 11 बैठक हुआ था, 11 सेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, उसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष। मतलब जिस रोज पहली बैठक हुई संविधान सभा का, पहली 9 दिसंबर 1946 को, उस रोज अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वरिष्ठ थे। इसलिए उसको एक दिन के लिए स्टार्ट था, फर्स्ट रोज था, इसलिए उसको एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे देखिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान स्वीकार किया गया था आपको 26 नवंबर 1949 को।
जबकि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, कब बन करके तैयार हुआ, दोनों में कहा जाएगा 26 नवंबर 1949, जबकि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देख लीजिए शॉर्ट में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट है तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। देखिए भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्य इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान जो लिखा गया है मूलतः 2 भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है भारत का संविधान। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति जो थे उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इधर देख लीजिए चार्ट में संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मौलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति में। N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्रा, बाद में इसके स्थान पर कौन आया था? माधवराव। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह तथा DP खेतान। बाद में जब DP खेतान का डेथ हो गया था तो बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो शुरुआत में तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950 तक, और पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ। और जानते हैं 47 के बाद तो देश दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। इसलिए बाद में जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद 1947 से 50 तक बम्बई प्रेसिडेंसी से वो चुन करके निर्वाचन होकर के आए थे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। और ये इस बुक
को संपूर्ण कंप्लीट किया जाएगा, पूरा शुरू से लास्ट तक कंप्लीट किया जाएगा, पूरा बुक कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पर डे आप देख सकते हैं क्लास। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।